नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय के अंतिम तल से हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की उन्नति, विकास और उत्थान के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, कोई राष्ट्र के नागरिक सुशिक्षित हैं तो वह राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसित होता है और सफलता के नए मुकाम को अर्जित करता है। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण देश में एक साथ लागू किया। साथियों, इसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चे को सुलभ तरीके से शिक्षा उपलब्ध हो सके। साथियों, आज हम इसी आरटीई एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम प्रारंभ करते हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में अध्ययन करना। साथियों, सबसे पहले आरटीई एक्ट 2009 क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण हम लेंगे। साथियों, शुरू करते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में एक साथ लागू किया गया। साथियों, इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को या बालिका को, बालक या बालिका को उसके निवास के क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालय सरकार मुहैया करवाएगी। अगर सरकार 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय मुहैया नहीं करवा पाती है तो विद्यालयों के लिए आवासीय विद्यालयों का खर्चा सरकार वहन करेगी। साथियों, साथ ही विद्यालय के लिए सरकार इसमें बजट बनाएगी और इसके नियमों को और प्रावधानों को अच्छे प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू करेगी। किसी भी बच्चे को इस प्रावधान के अंतर्गत मानसिक यातना व शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं होंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इजी उपलब्धता, विद्यालय तक इजी अप्रोच भी अनिवार्य रखी गई है। शिक्षक और छात्र अनुपात 1:30 में होगा। जहां 30 विद्यार्थी होंगे, 30 पर 1 शिक्षक अनिवार्य होगा। किसी भी छात्र और छात्रा को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक और बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी आवश्यक दस्तावेज के कारण किसी भी बालक और बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी बालक और बालिकाओं को स्कूल से नहीं निकाला जा सकेगा। साथ ही किसी भी बालक और बालिकाओं को प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो बालकों की और बालिकाओं की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। शिकायत निवारण हेतु ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर सीआरसी, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी होगी। साथियों, ये तो आरटी एक्ट में जो मुख्य प्रावधान थे वो हमने आपको बताया। साथियों, इसके साथ ही आरटी एक्ट में एक प्रावधान और है। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
साथियों, इसी के साथ जो देश के बड़े बड़े निजी शिक्षण संस्थान है, छोटे से लेके बड़े निजी शिक्षण संस्थान है, उसमें भी आरटी एक्ट पूर्ण रूप से लागू होगा। इसमें किस प्रकार से लागू होगा, निजी विद्यालयों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, निजी विद्यालयों को क्या करना होगा, उसके बारे में आपको विस्तृत विवरण में अगले सोपान में देने जा रहा हूं। तो साथियों, हम प्रारंभ करते हैं कि निजी शिक्षण संस्थाओं में आरटीई एक्ट 2009 के क्या क्या प्रावधान होंगे। सबसे पहले हम बात करें तो आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के अंतर्गत सभी गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल क्लास में 25% दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त बालक बालिकाओं को प्रवेश देना होगा और कक्षा 8 तक उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसका पुनर्भरण राज्य नियमों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें करेंगी। साथियों, हम बात करें तो सत्र 2012-13 में आरटी एक्ट निजी शिक्षण संस्थानों में पूर्ण रूप से लागू किया गया और उस समय राजस्थान में 14,755 गैर सरकारी विद्यालयों ने 1,01,000 छात्र छात्राओं को इस एक्ट के अंतर्गत प्रवेश दिया था और उनका पुनर्भरण राज्य सरकार ने किया था। साथियों, बहुत बड़े क्षेत्र पर यह कार्य होने के कारण इसमें कठिनाइयां बहुत आती है। संसाधन उपलब्ध करवाना, उनकी मॉनिटरिंग करना एक राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो गया था। इसको सहज और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने एनआईसी के द्वारा एक वेब पोर्टल राज पीएसपी विकसित करवाया गया और सन 2014-15 से ही सभी प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, भौतिक सत्यापन प्रक्रिया सभी ऑनलाइन कर दी गई है। साथियों, अभी वर्तमान में राजस्थान राज्य में 36,478 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इस वर्ष 21-22 में जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे उसमें 2,57,349 आवेदन आए थे। उनमें से 1,11,098 आवेदन पत्रों का लॉटरी निकाली गई और उनका नाम आया और उनको प्रवेश दिया गया। साथियों, आगे बढ़े तो सत्र 2014-15 से ही आरटी के अंतर्गत प्रवेश का संपूर्ण कार्य ऑनलाइन किया गया। इसमें प्रवेश से लेकर सत्यापन से लेकर और विद्यालयों के पुनर्भरण से लेकर हर कार्य ऑनलाइन किया गया। अब साथियों, प्रवेश प्रक्रिया क्या है तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल क्लास में 25% दुर्बल व असुविधाग्रस्त बालक बालिकाओं को अनिवार्य प्रवेश देना होगा। इसमें पात्रता क्या होगी, वे बालक बालिकाएं जो दुर्बल वर्ग और असुविधा वर्ग से बिलोंग करते हैं वो प्रवेश के पात्र होंगे। दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त वर्ग का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, वो समय समय पर राज्य सरकार इसके लिए मानदंड तय करती है और समय समय पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप सभी को अवगत कराती रहती है। अब इसमें साथ ही जिस ग्राम में विद्यालय स्थित है, जिस शहरी निकाय में विद्यालय स्थित है, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, सर्वप्रथम उस वार्ड के बालिक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उस वार्ड में नहीं तो नजदीकी वार्ड से बालिक बालिकाओं को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। उस नजदीकी वार्ड में नहीं होने पर संपूर्ण गांव के बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। संपूर्ण ग्राम में उपलब्धता नहीं होने पर उस ग्राम पंचायत और उस शहरी निकाय के नजदीकी क्षेत्र के बालक बालिकाओं को
नज़दीकी मतलब उसी ग्राम पंचायत के जो दूसरे अन्य गांव हैं उनके बालक बालिकाओं को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। साथियों, आयु की बात करें तो इसमें प्रवेश कक्षा पहले 2019 से पहले PP4, PP3 और PP5+ एवं कक्षा 1 रखी गई थी, लेकिन 2019 से संशोधन करके एंट्री लेवल कक्षा 1 कर दी गई है। प्रथम कक्षा में प्रवेश अनिवार्य कर दिया गया था। इससे पहले निजी गैर सरकारी विद्यालय PP3+, PP4+ और PP5+ एवं प्रथम कक्षा में प्रवेश देते थे। साथियों, इसमें हम कक्षा 1 में आयु वर्ग की बात करें तो इसमें न्यूनतम 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का प्रवेश हो सकता है। PP3 की बात करें तो इसमें 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम बालक बालिकाओं का प्रवेश हो सकता है। PP4+ की बात करें तो इसमें 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम बालक बालिकाओं का प्रवेश हो सकता है। PP5+ की बात करें तो इसमें 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम बालक बालिकाओं का प्रवेश हो सकता है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए आपको राजस्थान rajpsp.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा और वहां एक लिंक होगा, ऑनलाइन आवेदन करें। उस पर आप आवेदन करके 3 चरण होंगे। प्रथम चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीयन करवाना होगा। उसके बाद आपके पास ID पासवर्ड आएंगे, उनका उपयोग करते हुए आप अगले चरण को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी का फोटो, विद्यार्थी से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज जो आवश्यक हैं वो आपको साइट पर अपलोड करने होंगे। उसकी एक निश्चित टाइम फ्रेम होगी। उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको आवेदन करना होगा। आवेदन होने के पश्चात आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद दस्तावेज, आवेदन पत्र एवं दस्तावेज की प्रति प्रिंट करके आपको संबंधित विद्यालय में जमा करानी होगी। फिर विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा और लॉटरी और चयन होने के बाद संबंधित विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और जो लॉटरी में आए हैं, चयनित हुए हैं, उनका रोस्टर सिस्टम के माध्यम से उन बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। ये सारी आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है। साथ ही अब पुनर्भरण प्रक्रिया भी होती है, तो उसके लिए सभी गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन सरकार के द्वारा करवाना अनिवार्य है। साथियों, इसमें सत्यापन दलों का गठन किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने परिक्षेत्र में स्थित गैर सरकारी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के लिए सत्यापन दलों का गठन करेंगे। सत्यापन दल में 2 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और दूसरा सदस्य होगा। अध्यक्ष, सत्यापन दल का अध्यक्ष कोई भी राजपत्रित अधिकारी होगा एवं सदस्य उपलब्धता के अनुसार, चाहे वह द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो, तृतीय श्रेणी अध्यापक हो, वरिष्ठ लिपिक हो, कनिष्ठ लिपिक हो, जो भी कर्मचारी उपलब्ध हैं वो सदस्य के रूप में लगा सकेंगे। सत्यापन दलों के गठन के होने के बाद उनको विद्यालय अलॉट किए जाएंगे और जो विद्यालय अलॉट किए जाते हैं उस विद्यालय में सत्यापन दल को जाकर विद्यालय का भौतिक सत्यापन करना होगा। भौतिक सत्यापन में संबंधित सत्यापन दल संबंधित विद्यालय में जाएगा और वहां सारे अभिलेख पत्रों को बारीकी से अवलोकित करेगा। साथ ही निःशुल्क अध्ययन कर रहे समस्त बालक बालिकाओं के आवेदन पत्रों और उनमें लगे हुए संलग्न सभी दस्तावेजों, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो,
और अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है उनको अवलोकित करेगा और साथ ही सभी क्लासों में अनुपात 25% जो अनुपात है वो फॉलो अप किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसका अवलोकन करने के बाद एक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट होगी, उसको भरकर संबंधित कार्यालय में सत्यापन दल को जमा कराना होगा। साथ ही संबंधित विद्यालय जो भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सत्यापन दल के द्वारा दी जाती है उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे, उसको लॉग करेंगे। लॉग करने के बाद विभाग के द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी। विभाग की पुष्टि होने के बाद क्लेम बिल जनरेट होगा। क्लेम बिल संबंधित विद्यालय को जनरेट करके संबंधित विभाग में रजिस्टर्ड एडी के द्वारा भिजवाना होगा और रजिस्टर्ड एडी की एंट्री भी ऑनलाइन जाकर करनी होगी। इसमें 2 किस्तों में संबंधित विद्यालय को भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त, दोनों किस्तों का अलग अलग क्लेम बिल जनरेट करके संबंधित विद्यालय को संबंधित विभाग में भिजवाना होगा और पूरी प्रक्रिया का फॉलो अप करके संबंधित स्कूल को पुनर्भरण कर दिया जाएगा। साथियों, ये था आरटी एक्ट के बारे में जानकारी। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाऊं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी आप तक पहुंचाऊं। साथियों, आज मैंने प्रयास किया आरटी एक्ट के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु है। वैसे आरटी एक्ट बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने में, इसको समझने में बहुत समय लग सकता है। मैंने इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो प्रमुख प्रावधान हैं, उनसे आपको अवगत करवाया है। साथियों, मैं अपने अगले सोपान में किसी नई विषय वस्तु और नई जानकारी के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।